तो हमने बैरियर पेनिट्रेशन की चर्चा पिछले क्लास में की थी। अगर पार्टिकल इस तरह के पोटेंशियल में है जिसमें x बराबर 0 तक कोई पोटेंशियल नहीं है, 0 है, x बराबर L के आगे भी कोई पोटेंशियल नहीं है, 0 है, लेकिन 0 से L के बीच में एक बड़ा सा पोटेंशियल है और पार्टिकल की एनर्जी इससे कम है, तब वैसी हालत में हमने देखा कि सारे जब आप ये इक्वेशंस लिखते हैं और मैचिंग कराते हैं स्लोप की और वेव फंक्शंस की, तो दाहिने साइड में यानी x बराबर L के बाहर भी पार्टिकल्स के मिलने की ठीक ठाक संभावनाएं रहती हैं और वो डिके भी नहीं करती है, तो एक फ्री पार्टिकल की तरह वो आगे बढ़ता रहता है। अर्थात अगर हमने एक बीम यहाँ से भेजी है तो वो बीम के कुछ पार्टिकल्स तो यहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं और कुछ पार्टिकल्स यहाँ से आगे भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो ये जो रीजन है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। अगर हम क्लासिकली सोचें तो पार्टिकल जिस समय में x बराबर 0 से चल के x बराबर L तक पहुँच रहा होगा, जिसके बाद वो इधर निकलेगा, उतनी दूर के लिए, उतने समय के लिए अगर हम क्लासिकली सोचते हैं तो हम पाते हैं कि नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उतने टाइम के लिए टोटल एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, तो ये तो होएगा ही नहीं कभी, इधर तो पार्टिकल्स आएंगे ही नहीं कभी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों के अनुसार ये पार्टिकल्स इधर निकल करके आ सकते हैं, और कितने आ सकते हैं उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं, इस तरह का कितने रिफ्लेक्ट करेंगे, कौन सा फ्रैक्शन, उसके लिए J2/J1 कर सकते हैं। J2 इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, J1 इस इंसिडेंट बीम के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, और J3 अगर हम ले लें ये वाला जो कि इस साइड का है, तो हम कितने पार्टिकल्स ट्रांसमिट हो गए उसका फ्रैक्शन हमें यहाँ से मिल सकता है J3/J1। और ये जब हम करते हैं तो इस T के लिए, इस ट्रांसमिशन के लिए कितने पार्टिकल्स निकल करके आ जाएंगे, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक पार्टिकल है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इधर आ जाएगा और इधर वापस नहीं जाएगा, वो प्रोबेबिलिटी हम जब निकालेंगे तो उसका एक्सप्रेशन यहाँ पर जो लिखा है ऐसा कुछ आएगा। एनर्जी, जितनी एनर्जी है उस पार्टिकल की, V0 जो बैरियर की हाइट है 0 से, V0 माइनस ई यानी कि एनर्जी जो है और बैरियर उसके बीच कितना हाइट का डिफरेंस है, और फिर इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं साइन हाइपरबोलिक, ये एक फंक्शन है साइन हाइपरबोलिक, और वो इस प्रकार का फंक्शन होता है साइन हाइपरबोलिक ऑफ x यानी e पे पावर x और माइनस e पे पावर माइनस x/2। इस फंक्शन को हम लोग साइन हाइपरबोलिक x कहते हैं। साइन में और साइन हाइपरबोलिक में फ़र्क है, जो साइन x होता है वो e पे पावर ix माइनस e पे पावर माइनस ix/2 i, ऐसा ये साइन x होता है, और ये साइन hx बोलते हैं, साइन हाइपरबोलिक x ऐसा इसको बोलते हैं। और अगर आप साइन हाइपरबोलिक ऑफ ix ऐसा लिखने की कोशिश करें, x की जगह ix लिखने की कोशिश करें, तब ज़रूर ये e पे पावर ix यहाँ पे माइनस e पे पावर माइनस ix, x की जगह पर ix और बटा 2 ऐसा। और अगर आपने इसको यहाँ पे i से भी भाग लगा दिया तो ये है साइन x। तो ये इसका आपस का थोड़ा इस प्रकार का रिलेशन आप सोच सकते हैं। अगर ये आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाए तो ये साइन बन गया, और अगर आर्ग्यूमेंट इसका ये रियल है तो फिर ये इस प्रकार का फंक्शन बन गया। तो ये फंक्शन यहाँ पर है ऐसा। तो काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन एक आसान बात ज़रूर होती है, और वो ये है कि अगर ये जो बैरियर का हाइट है एनर्जी के ऊपर, इतने बैरियर को उसको निकालना है, ये इसके लिए दुष्कर कार्य है, तो ये बैरियर की हाइट कह सकते हैं इससे ई के ऊपर, और ये जो विड्थ है कितनी दूर तक उसको इन दुश्वारियों में से गुजरना पड़ रहा है वो, तो ये विड्थ अगर बढ़ाएंगे तो भी ट्रांसमिशन घटेगा। यहाँ पर L² है, देखिए ये L² है, अगर ये विड्थ बढ़ाएंगे तो भी ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी घटेगी, और ये हाइट अगर ये हाइट अगर बड़ी होगी तो भी ये बढ़ेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ये घटेगी। ये V0 माइनस ई यहाँ पर है। तो अगर ऐसा V0 हो और ऐसी एनर्जी हो और ऐसा L हो,
ताकि ये ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत ही कम है, 1 की अपेक्षा बहुत कम है। तब ऐसी हालत में इसको अप्रॉक्सीमेशंस कर सकते हैं और ये अप्रॉक्सीमेट होकर के लगभग हो जाता है e पे पावर -2 टाइम्स गामा एल। गामा आपका वही है स्क्वायर रूट 2m v0 माइनस ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर। ये जो डिफरेंस है ये v0 माइनस ई, ये डिफरेंस तो 2m v0 माइनस ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इसको आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। और अगर बैरियर ऐसा नहीं हो करके ये स्क्वायर बैरियर है, स्क्वायर बैरियर नहीं हो करके उसकी शक्ल कुछ और हो, यानी जैसे बैरियर हमने यहाँ पर ऐसा डाला है, मान लें कि हमारा बैरियर कुछ इस प्रकार का है, ऐसा कुछ बैरियर है, ये है, और पार्टिकल की एनर्जी ये है, इतनी पार्टिकल की एनर्जी है, और एक पार्टिकल अगर इधर से आता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इधर निकलेगा, इधर ये बैरियर क्रॉस कर पाएगा। तो उसके लिए भी हम जो एक्सप्रेशन है, अगर बहुत छोटी प्रोबेबिलिटी है तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं। वो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे e पे पावर -2 गामा एल है वहाँ पे इंटीग्रेशन गामा dx, ऐसा कहाँ से कहाँ तक, जितनी देर ये इस नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी वाले रिज्म में रहा है वहाँ से वहाँ तक। अगर इसकी एनर्जी इतनी है और ये x का ये वैल्यू और x का ये वैल्यू, इतनी दूर के अंदर में अगर पार्टिकल को रहना है हम सोचते हैं, तो फिर वो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में है। तो उसका जो लिमिट्स है x1 x2 वहाँ से वहाँ तक आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये इतना प्रोबेबिलिटी है इसके बाहर निकलने की, ऐसा। तो ये एक वर्किंग फार्मूला है जिसको कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम थोड़े से आपको जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो रियल में दुनिया के अंदर में होता है, दिखता है और इसके बिना वो हो नहीं सकता है, तो उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है फ्यूज़न इन सन। तो सूरज के अंदर जैसा आप जानते हैं कि हाइड्रोजन है जिसका हीलियम बन रहा है, और हाइड्रोजन कैसा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो उसके न्यूक्लियस के साथ बंधे नहीं हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। जो कोर में टेम्परेचर है वो कुछ 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन इस आसपास का टेम्परेचर है। और इसके लिए अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिखें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो वो कुछ 1.9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है। प्रोटॉन्स जो वहाँ पर प्रोटॉन्स ही हो गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इतने हाई टेम्परेचर्स के ऊपर उसमें बंधे रह नहीं सकते हैं। तो वो प्रोटॉन्स इतनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से इधर उधर रैंडमली चल रहे होते हैं। तो ऐसे जब प्रोटॉन्स आपस में, ये दो प्रोटॉन्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक आते हैं, तब फिर उनका संलयन होता है, उनका फ्यूज़न होता है, और फिर एक रिएक्शन, जो पहला रिएक्शन शुरुआत होती है वो ऐसे होती है। ये यहाँ से मिलकर के 2H1 जिसको ड्यूटेरॉन कहते हैं, ये बनता है, साथ में कुछ और पार्टिकल्स बनते हैं, कुछ बीटा डीके वगैरह होता है, कुछ न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं, वो सब होता है। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन बनता है, तो एक आपको ये पार्टिकल मिलेगा और एक आपको ये पार्टिकल मिलेगा, न्यूट्रिनो मिलेगा। तो ऐसा कुछ रिएक्शन होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस बन गया है, ये दो प्रोटॉन्स यहाँ अलग अलग थे, अब उन्होंने आपस में मिल करके एक न्यूक्लियस बनाया है जिसमें कि एक प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्शन भी हो गया है, लेकिन वो दोनों यहाँ पर हैं, वो एक न्यूक्लियस बन गया है, बॉन्डिंग हो गई है, बाउंड सिस्टम बन गया है। यहाँ से शुरुआत होती है, फिर आगे हीलियम तक जाता है। लेकिन ये होने के लिए आप देखें दोनों प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो पॉजिटिव चार्जेस होने के कारण एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी उनके बारे में सोचें, दो प्रोटॉन्स हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, मान लीजिए एक इधर को चल रहा होगा, एक इधर को चल रहा होगा, और मोस्ट फेवरेबल केस एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, और ये डिस्टेंस इनके बीच का r है। तो जो कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी है VR, कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी,
वो होगी इसका चार्ज इंटू इसका चार्ज Q1 Q2 बाई 4πε0 इंटू R। अगर आप इसको प्लॉट करें R इधर, तो ये 1/R की वैरायटी है, यानी इस तरह का प्लॉट इसका आएगा, ऐसा कुछ प्लॉट इसका आएगा। लेकिन अगर ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, जिसको हम न्यूक्लियर रेंज कहते हैं, जो कुछ 2, 3, 4 फेम्टोमीटर तक उसका रेंज कहा जा सकता है, उतने नज़दीक अगर आ जाएं तो इस कूलम्ब रिपल्शन के साथ साथ एक न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी शुरू होता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कूलम्ब से, और इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो वो अट्रैक्शन वाली पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये रिपल्शन वाली है, तो वो एक नीचे नेगेटिव साइड में आप उसको ले जाकर लिख सकते हैं। यानी अगर आप ये मान लीजिए यहाँ तक में सोचिए कि न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव हैं, इसके बाद से न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव नहीं है, तो जो पोटेंशियल है हमारा, ये इसके बाहर तो यही रहेगा, इसके बाहर तो यही रहेगा, लेकिन इस रेंज के अंदर में ये कूलम्ब से बहुत ज़्यादा तगड़ा वो अट्रैक्शन है, तो इसलिए ये पोर्शन यहाँ से ऐसा नहीं हो करके और एक नीचे की तरफ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ इस प्रकार का कुछ पोटेंशियल इसका बनेगा। ये अट्रैक्शन का रीजन है। तो अगर पार्टिकल्स आते आते उनके बीच की दूरी घटते घटते यहाँ पहुँच जाए, तब फिर वो अट्रैक्शन शुरू होगा और तब फिर ये रिएक्शन होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो ज़रा कोशिश करें कि अगर ये आपस में बहुत दूर दूर हैं, यहाँ कहीं पर हैं, और कुछ उनकी एनर्जी है, कुछ उनकी एनर्जी है, और कितनी एनर्जी है, तो 1.9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक पार्टिकल की है, दोनों को मिला करके सोच लीजिए 3.8 keV इतनी इसकी एनर्जी हो गई। तो ये 3.8 keV अगर एवरेज वाले पर बात करते हैं तो ये कुछ 4 MeV टाइप इसकी एनर्जी है। और ये कितना है, ये ऊंचाई कितनी है, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए कि इसको R को आप कितना ले लें, ये जो चीज़ है ये होती है 1.44 EV/nm। और अगर आपने इस R को ले लिया मान लीजिए 3.6 फेम्टोमीटर, ऐसा ले लिया इसको। 3.6 क्यों ले रहा हूँ मैं, ताकि ये आसानी से यहाँ से कट के 4 हो जाए और कोई 0.4 हो जाए, और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रेंज इसी प्रकार के होते हैं, 3 फेम्टोमीटर 4 फेम्टोमीटर ऐसे ही कुछ रेंज न्यूक्लियर के होते हैं, जिसके बाद न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव होता है। तो मैंने 3.6 इसलिए लिया है ताकि इसको अगर मैं यहाँ से काटने की कोशिश करूँ तो सीधा 0.4 हो जाए। तो कितना बन गया ये 0.4 और 1 nm। 1 nm का मतलब कितने फेम्टोमीटर, 10⁻6 फेम्टोमीटर, नैनो पिको फेम्टो। तो ये और दैट्स इट, और बटा FM, तो ये कट गया इससे। क्या पता चला, दिस इज 400, 3 यूनिट्स मैंने यूज़ कर लिया और 3 मिनट्स को keV लिख दें, 400 keV। 400 keV ये हमें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिलती है, ये 400 keV मिलती है। ये क्या है 3.84 keV है ये, और ये है 400 keV। मुझको इसको बहुत ऊपर ले जाने की ज़रूरत है, मुझे इसे बहुत ऊपर ले जाने की ज़रूरत है, ऐसा। ये 400 keV, ये इसका बैरियर का हाइट है, ये 400 keV। अगर हम 3.6 फेम्टोमीटर पर देखते हैं तो, क्योंकि इसके आगे न्यूक्लियर फोर्स तो इफेक्टिव नहीं है, केवल कूलम्ब फोर्स है, उसके कारण से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 400 keV निकल के आ रही है। और प्रोटॉन्स की एनर्जी है कितनी, दोनों प्रोटॉन्स मिला करके एक सिस्टम मान लें, उसकी एनर्जी है कितनी, काइनेटिक एनर्जी है कितनी, 3.8 keV। तो चूंकि ये डिस्टेंस कम हो रहा है, R अधिक से हम कम की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ आते आते ये क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है,
यहाँ पे नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी होगी अगर क्लासिकली आप सोचेंगे तो। और इसलिए ये एक बैरियर है, ये एक बैरियर है, और इस बैरियर को क्रॉस कर सकता है क्या, बाहर निकल सकता है क्या? अगर ये क्लासिकल मैकेनिक्स की ही दुनिया होती तो नहीं, लेकिन दुनिया हमारी उससे नहीं चलती है, दुनिया हमारी क्वांटम मैकेनिक्स से चलती है। और इसलिए ट्रांसमिशन e पे पावर -2 गामा l या 2 इंटीग्रेशन गामा dx, ये हम यहाँ से यहाँ तक करें तो इतनी प्रोबेबिलिटी तो है कि ये पार्टिकल इस तरफ अपीयर करे, यानी r का मान इससे कम हो जाए। और एक बार इससे कम हो गया, अब कोई बैरियर नहीं है, अब पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है और टोटल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अब कोई बैरियर नहीं है, अब वो आसानी से एक दूसरे के नज़दीक जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है न्यूक्लियर फ्यूजन होने का। टनलिंग होती है, बैरियर पेनिट्रेशन होता है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन बीच में होने के बावजूद भी पार्टिकल्स दूसरे साइड में अपीयर करते हैं। इसी कारण से प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी घटती है इतनी कि न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव हो जाए और ये रिएक्शंस इस प्रकार से शुरू हों, और आगे भी इसी तरह से रिएक्शंस होते हुए हीलियम तक मामला पहुंचे। हालांकि एक और चीज़ ज़रूर बताने की ज़रूरत है कि ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। कुछ प्रोटॉन्स इससे बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले भी होंगे, कुछ इससे बहुत कम काइनेटिक एनर्जी वाले भी होंगे। तो जो ज़्यादा वाले प्रोटॉन्स हैं उनके यहाँ पर निकलने की प्रोबेबिलिटी अधिक होगी, लेकिन फिर भी 400 keV तक कितने प्रोटॉन्स बचेंगे, जबकि एवरेज 3.9 है। वो फ्रैक्शन इतना कम है कि उससे वो फ्यूज़न हो करके और हमें इतनी सारी धरती के ऊपर ऊर्जा नहीं मिल सकती थी। तो थोड़ा उसका भी हाथ है, जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। हाई स्पीड वाले भी कुछ तो प्रोटॉन्स होते हैं जो एवरेज से बहुत ऊपर होते हैं, तो उनका अपना योगदान है ज़रूर, उनके लिए बैरियर पेनिट्रेशन की भी प्रोबेबिलिटी अधिक है। और लेकिन बैरियर पेनिट्रेशन होना ज़रूरी है, अन्यथा तो धरती नहीं हो सकती थी। तो ये पहला एक ज्वलंत उदाहरण है कि क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स तो हमें जानने ही पड़ेंगे, उसके अनुसार तो दुनिया को चलाना ही पड़ेगा। एक दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। STM। ये एक यंत्र है और उस यंत्र का जो बेसिक सिद्धांत है वो इस बैरियर पेनिट्रेशन पर ही है। और वो ये है कि अगर हमारे पास कोई एक मान लें मेटल का सरफेस है और एक दूसरा मेटल का हम टिप बना करके लाते हैं, बहुत नुकीला टिप, और ऑलमोस्ट ये लास्ट में जो एक एटम ही बचा है जिसको कि इससे इंटरेक्ट होना है, और इसको हम बहुत क्लोज एक दूसरे के रखते हैं, और यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या इस जगह पे यहाँ पर एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस मेटल के सरफेस पे सब फैले हुए एटम्स हैं, और फिर यहाँ उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं। जहाँ एटम्स आयंस हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी अलग है, जहाँ आयंस नहीं हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी अलग है, क्योंकि आयंस के कारण से एक लार्ज पोटेंशियल है उनको खींचने का। इस इलेक्ट्रॉन के लिए इस मेटल से इस मेटल में अगर हम ऐसे जाने की कोशिश करें तो किस तरह का पोटेंशियल हमें मिलने वाला है। तो आप जानते हैं मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो तो एक वर्क फंक्शन इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, तब वो बाहर निकलता है। अर्थात बाहर जो निकला है तो उसको एक वहाँ पर पोटेंशियल अधिक है, मेटल के अंदर में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अधिक है। इसीलिए हमको उतना एनर्जी देना पड़ता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ानी पड़ती है ताकि वो यहाँ पर आ सके। फिर से मेटल में घुसेगा तो फिर से उसको यहाँ पर स्वतंत्रता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ निकलना कठिन है, यहाँ निकलना कठिन, जब तक आप एनर्जी दोगे नहीं यहाँ निकलेगा नहीं। तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं या हीट एनर्जी देते हैं, थर्मोआयनिक एमिशन कराते हैं, एनर्जी देना पड़ता है इसको यहाँ से यहाँ लाने में। अभी जो एनर्जी है वो सफिशिएंट नहीं है। तो इट्स लाइक ए बैरियर, इट्स लाइक ए बैरियर। यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी को आप जीरो अगर कहते हैं तो जब ये ऊपर ऐसे उठेगा, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो इतना बड़ा बैरियर है
जितना ये गैप है उतना बैरियर की विड्थ है, और फिर से अंदर घुस गया तो फिर से बैरियर जो है छोटा हो गया। अब ये छोटा बड़ा हो सकता है, अलग अलग मेटल्स हैं तो उनके वर्क फंक्शन अलग अलग होते हैं, इसलिए छोटा बड़ा हो सकता है। उसके अलावा हम लोग इसको एक बैटरी से भी जोड़ के, जिसको बायसिंग कहते हैं, ऐसा कर देते हैं तो एक साइड जो है उसको हम लोग घटा देते हैं, एक साइड को हम लोग बढ़ा देते हैं, इस तरह से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक बैरियर मिल गया है, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक बैरियर मिल गया है, और इसके कारण से ये इससे निकल के इसमें नहीं जा सकता है। इसकी एनर्जी जो है वो अभी कम है, और वो एनर्जी ऐसी है कि इसमें नहीं जा सकता है क्लासिकली। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली इसको इधर जाने की एक संभावना है, वो प्रोबेबिलिटी है। और इस टिप की विड्थ, इसके जो सेपरेशन है, इसको हम बहुत कम कर दें, और इसको बहुत कम कर दें तो ये संभावना बढ़ती है, और तब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, बैरियर टनल करके यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, और फिर एक करंट इसमें से गुजरता है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ ये करंट होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं वहाँ करंट नहीं होगा। जहाँ एटम्स हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो है वो कुछ अलग है, तो वहाँ पे करंट होगा। दोनों एटम्स के बीच में, अगल बगल के एटम्स के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो वहाँ पे कम करंट होगा। तो इसको अगर इस करंट को नाप लें, इस टनलिंग करंट को नाप लें, तो हमें पता चलता है कि कहाँ कितना इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है, और कहाँ एटम्स हैं और कहाँ एटम्स नहीं है, उनके बीच का सेपरेशन कैसा है। तो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि एसटीएम से एटम बाय एटम का इमेज किया जाता है। एक एक एटम आप अलग अलग इमेज में देख सकते हैं। तो ये एसटीएम की खासियत है। कुछ इधर की तरफ चलें तो 0.1 एंगस्ट्रॉम इतने का सेपरेशन में आप चीज़ें देख सकते हैं, और वर्टिकल में अगर आप चलें तो 0.01 एंगस्ट्रॉम इतने सेपरेशन में आप चीज़ें देख सकते हैं। तो ये एटॉमिक लेवल पे एक एक एटम को सेपरेट देख पाना सरफेस के ऊपर, ये इस बैरियर टनलिंग के ही कारण से संभव हुआ है। इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल आप जानते हैं, अल्फा डिके होता है। एक न्यूक्लियस अगर है और उस न्यूक्लियस में बड़ा न्यूक्लियस खास करके जब होता है तो उससे अल्फा डिके हो सकता है। अर्थात अगर कोई न्यूक्लियस है X जिसमें Z प्रोटॉन्स हैं, N न्यूट्रॉन्स हैं, A टोटल नंबर है, तो इसका Y बन सकता है A-4, और ये Z-2 हो जाए, N-2 हो जाए। दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स मिल करके अंदर में यहाँ पे अल्फा पार्टिकल बना लेते हैं, और ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलता है प्लस दैट अल्फा पार्टिकल। तो जब ये बाहर निकलता है तो कैसा पोटेंशियल इसको मिलता है? ये जो बचा हुआ न्यूक्लियस है Z-2e, ये उस पर चार्ज है, और उस अल्फा पार्टिकल पे ये चार्ज है, और बाई 4πε0r ये है Vr, ये है पॉजिटिव, ये है Vr। और इस Vr को अगर आप टिपिकली कैलकुलेट करिए यूरेनियम के लिए, और जो अल्फा डीके होते हैं जो उनके लिए, इनको टिपिकली आप इवैल्यूएट कीजिए और उसके अनुसार आप प्लॉट कीजिए। तो जब तक ये न्यूक्लियस के अंदर में है ये अल्फा पार्टिकल, तब तक इसको न्यूक्लियर फोर्सेस भी मिल रहे हैं, और इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब ये यहाँ से बाहर निकल आया, यहाँ से जब ये बाहर निकल आया, उसके बाद की बात अगर आप सोचें, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप कह सकते हैं ये न्यूक्लियर रेंज, न्यूक्लियस के भीतर है ये, इस न्यूक्लियस के अंदर है ये, लेकिन बाहर जब निकलेगा तो ये वाला पोटेंशियल आ जाएगा। और ये पोटेंशियल आप जानते हैं कैसा होता है, ऐसा होता है। और इसको अगर देखते हैं तो इसकी जो एनर्जी है, इस अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो इस बैरियर से कम होती है। ये इसकी एनर्जी इतनी होती है, और इसलिए इसको इधर निकलने के लिए फिर से बैरियर टनलिंग ही सहारा है, और बैरियर टनलिंग के ही कारण से ये इससे बाहर निकल पा रहा है, नहीं तो ये इससे बाहर नहीं निकलता। तो अल्फा डीके होते हैं, ये भी इसी बैरियर टनलिंग के कारण से है। और इसकी एनर्जी में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन अगर हो जाए,
अल्फा पार्टिकल जो बाहर निकलते हैं, तमाम जितने अल्फा डीके वाले न्यूक्लियस हैं सबको मिला लीजिए, तो इस अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जीज होती हैं वो साधारणतः 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन के बीच में ही होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में ही होती है, 4 to 9। तो उसमें थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होने से चूंकि टनलिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा चेंज होती है, e⁻² गामा L है वो, तो थोड़ा सा अगर आपने ये घटा दिया, बैरियर का हाइट घटा दिया, विड्थ घटा दिया, तो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए लाइफ टाइम में बहुत फ़र्क है। अल्फा पार्टिकल्स के लाइफ टाइम्स का अगर आप पूरा स्केल देखें तो वो सहस्त्रों वर्षों तक का भी हो सकता है, कई हज़ार साल, कई लाख साल का भी लाइफ टाइम हो सकता है। यानी बैरियर टनलिंग की प्रोबेबिलिटी वहाँ बहुत कम है, अल्फा पार्टिकल का निकलना बहुत मुश्किल है। और लाइफ टाइम माइक्रो सेकेंड्स का भी हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है फट से निकल जाएगा अल्फा पार्टिकल, लेकिन एनर्जी में बहुत फ़र्क नहीं है, वो 4 से 9 MeV के ही अंदर में है। तो ये सारी चीज़ जो है वो इसी से एक्सप्लेन हो सकती है और इससे एक्सप्लेन हो सकती है। ये बैरियर हाइट जब घटेगी और ये जब विड्थ घटेगी तो बड़ी तेज़ी के साथ में ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, और इसलिए लाइफ टाइम के अंदर में उतना बड़ा अंतर निकल करके आता है छोटे से एनर्जी रेंज के कारण से। तो ये सब जो वास्तविक रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, इवेंट्स हैं, वो सारे हम लोग इस बैरियर टनलिंग, इस क्वांटम फिजिक्स के रूल के ही आधार के ऊपर समझ सकते हैं।